हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ चुके थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। और ना आया हो भाई, कम आया हो तो एक बार वीडियो पुनः देख लेना, अपने आप में ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको लेंसों का संयोजन पढ़ाया था और एक फॉर्मूला आया था 1/f = 1/f1 + 1/f2 या P = P1 + P2। आगे बढ़ते हैं। लेंस में एक छोटी सी हेडिंग और है, पहले उसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा मैंने अवतल दर्पण के लिए आपको बिंब की स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब की स्थिति बताई थी। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हुआ करती थी। अनंत पर, 2f से परे, C से परे, C पर, C और F के बीच में, F और P के बीच में। इसी प्रकार लेंसों में पढ़ते हैं बेटा, तो आप पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए ध्यान से देखना और एक लिस्ट बना देते हैं अपन। जो कहानी आपने अवतल दर्पण में पढ़ी थी, अवतल दर्पण में वो कहानी आप उत्तल लेंस में पढ़ोगे। पहले कॉलम में आप बिंब की स्थिति लिखिए। दूसरे कॉलम में बेटा आप प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए और तीसरे कॉलम में आप प्रकृति कि वो प्रतिबिंब है कैसा। क्लियर है भैया? अब देखना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना। ये लेंस होता है ना, लेंस में यहां प्रकाशिक केंद्र होता है, ओ ऑप्टिकल सेंटर। यहां बेटा फोकस होगा, प्रथम फोकस, उधर द्वितीय फोकस होगा। और यहां एक बेटा 2f होता है, 2f। जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र था ना एक तरीके से, लेंस में उसे बेटा 2f से रिप्रेजेंट करते हैं, 2f से। तो ऑब्जेक्ट इस डायग्राम के हिसाब से लेंस के सामने रखा जाएगा। तो कहाँ कहाँ रख सकते हो बेटा? सबसे पहली स्थिति तो अनंत पर। बिंब कहाँ हो सकता है भाई? अनंत पर, 1 नंबर। तो 2 नंबर बिंब हो सकता है अनंत और C के बीच में। कहा था इसको अपन 2f से परे बोलेंगे बेटा, 2f से परे, 2f से परे। तीसरा बेटा बिंब हो सकता है 2f पर। चौथा बेटा बिंब हो सकता है f व 2f के मध्य। पांचवा बेटा बिंब हो सकता है f पर। और छठवा बेटा हो सकता है बिंब f व O के मध्य। अब देखो ध्यान से, अवतल दर्पण में बेटा आपने यही तो 6 स्थितियां पढ़ी थी भाई। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस सेम नेचर का है। याद करो, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, उत्तल लेंस भी अभिसारी होता है। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी, उत्तल लेंस में भी 6 ही कंडीशन है। जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब बनता है F पर, फोकस पर। अब बनाते आओ उसको बेटा इस तरीके से ना। अच्छा, ये जो है एक फोकस आपका इधर भी तो होगा,
एफ डैश, 2f डैश, यहाँ होगा बेटा f और यहाँ कहीं हो जाएगा बेटा 2f। प्रथम फोकस उधर होता है इसका, द्वितीय फोकस इधर होता है। तो अनंत से स्टार्ट किया है तो f पर बनेगा, अब बढ़ते जाओ बेटा, अब बनेगा f व 2f के मध्य। 2f पर है तो 2f पर, f और 2f के मध्य है तो और जाओ, 2f से परे, f पर है तो अनंत पर, और अगर f और o के मध्य है लास्ट वाली कंडीशन, वहां याद कर दर्पण के पीछे, यहां लेंस के सामने। प्रतिबिंब कैसा कैसा होगा बेटा, f पर जो बनेगा वो तो बिल्कुल बिंदुवत, उल्टा, वास्तविक, बिंदुवत बहुत छोटा। फिर बनेगा बेटा उल्टा, वास्तविक, छोटा। 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा उल्टा, वास्तविक, बराबर। अब उल्टा, वास्तविक, बड़ा। यहाँ भी उल्टा, वास्तविक, बड़ा। अब तक सब उल्टे बन रहे थे, वास्तविक बन रहे थे, अब बेटा सीधा, आभासी और बड़ा। मैं आपको हर एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, पहले आप ये सारणी नोट करें बेटा जल्दी से। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा, जैसा मेरा प्यार है तुझको किया। उत्तल लेंस की कहानियां है बेटा ये ना, तो मुझे अब 6 डायग्राम बनाने हैं जैसे मैंने दर्पण में बनाए थे। जल्दी से आप ये टेबल बना लें एक बार। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे रह जाओ तो ना। आगे बढ़ता हूँ। आजकल बच्चों के भैया न्यूमेरिकल की डिमांड बहुत आ रही है ना, सब्र करो बेटा, पूरा पढ़ाया जाएगा, 100% न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे ना। मैं रोज बोलता हूँ, फिर भी कोई ना कोई फ़ोन करके बोल ही देता है भाई। और जितने न्यूमेरिकल मैं कराता हूँगा उतना तो बेटा शायद कोई नहीं कराता होगा, है ना। चिंता मत करो, सारे करवाए जाएंगे। अब डायग्राम बनाए। पहला डायग्राम बेटा, एक एक करके स्टार्ट हो जाओ। जब वस्तु अनंत पर हो, आप उत्तल लेंस की बात कर रहे हो और ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है बेटा इनफाइनाइट पर। ये बेटा आपका उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर रखा हुआ है बेटा। अनंत पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और मैंने कहा था टच नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट को अपन ना, और ऑब्जेक्ट को
प्रिंसिपल एक्सिस से भी ऊपर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। बना लो। तो प्रकाश किरणों को समांतर ले आओ। अब आपको याद होगा बेटा, अगर प्रकाश किरणें समांतर आए तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिल जाएंगी। एक किरण नीचे से भी ला सकते हैं, अनंत वाले केस में तो खूब कहीं से ले आओ और यहाँ प्रकाश किरणें मिल गई। पहली बात तो ध्यान से देख, प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर। तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। पहला कॉलम मैच करना बेटा, पहला कॉलम टेबल का। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था? इनफाइनाइट पर। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक है तो उल्टा होगा और बिल्कुल बिंदुवत बहुत छोटे आकार का होगा। क्लियर है? तो बहुत आसान है। दूसरी वाली स्थिति, जब वस्तु टू एफ से परे हो, जब वस्तु 2f से परे हो बेटा, ध्यान से देखना, ये अपना उत्तल लेंस, ये आपका मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र। देखो बाद में बनाएंगे 2f वगैरह, मैं तो आपको तरीके से, मेरे तरीके से बनाना सिखाता हूँ। देखो जो किरण O से निकलेगी वो सीधी निकल जाएगी, पता है ना। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात वो काटेगी कहीं ना कहीं। इस जगह पर दो अपवर्तित किरणें काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। बिंब का नाम आप A भी दे दो, तो ये भाई साहब A' और B' बन जाएगा। अब जरा लोकेशन सेट कर लो। ऑब्जेक्ट कहाँ था? 2f से परे, तो इसका मतलब 2f कहीं यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ कहीं f लिख दो। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? f और 2f के मध्य बेटा, ये तो f हो ही जाएगा और इस 2f को यहाँ ले लो। नहीं समझ में आया क्या आपको? दोबारा देखिए, दोबारा देखें, आराम से समझे, दोबारा देखें और आराम से समझे भाई। बनाना क्या है मुझे? बनाना क्या है वो तो बात की बात है, पहले तो आप बना लो, उसके बाद बात करेंगे। लेंस बनाया साहब, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, ऑब्जेक्ट AB, प्रकाशिक केंद्र से आई वो सीधी निकल गई और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो अपवर्तन के पश्चात यहाँ काटेगी। अपवर्तित किरणें यहाँ काट रही हैं, प्रतिबिंब का निर्माण होगा A' और B'। अब सेटिंग बैठाओ। देखो चूंकि यहाँ काट रही है तो फिक्स है, F है। प्रतिबिंब F और 2f के बीच बनना चाहिए, तो 2f यहाँ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट 2f से परे होना चाहिए, तो यहाँ 2f और यहाँ कहीं f। देख लो, उल्टा है, वास्तविक है और छोटा भी होगा। दो डायग्राम क्लियर है ना? बनाते जाओ, एक करके चलो, एक एक करके क्लियर करते जाओ। तीसरा डायग्राम देखते हैं, 6 डायग्राम देखने भैया। थर्ड, तीसरे में वस्तु कहाँ है बेटा? टू एफ पर। पहले डायग्राम बना ले, फिर पोजीशन सेट कर ले आराम से। उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष O, आप सेट कर लो इसको। ऑब्जेक्ट 2f पर है ना, तो ये वाला पॉइंट 2f है, यहाँ कहीं f लिख दो। इमेज भी 2f पर बनेगा, ये वाला 2f है, ये वाला f लिख दो। बनाओ।
जब ऑब्जेक्ट 2f पर था तो इमेज भी 2f पर ही बन रहा है। नंबर 4, इससे आसान क्या बताऊं भाई, अब बताओ आप। एक ही डायग्राम बन रहा है बार बार, पॉइंटों को ही तो एडजस्ट करना है। अब की बार कहाँ है बेटा, वस्तु को बेटा f और 2f के बीच रख के देखे। देखो अनंत देख लिया, 2f से परे देख लिया, 2f पर देख लिया, अब f और 2f के बीच देखिए। बाद में पहले बना लो ऑब्जेक्ट अच्छा, अब लोकेशन लगाओ। f और 2f के बीच में ना, ये 2f, ये f कहाँ बनता है, 2f से परे। 2f से परे बेटा, यह तो काट रहा है तो ये तो f हो ही जाएगा, यह 2f। तो जो आपका इमेज बन रहा है वो 2f से परे है। क्लियर है? बनाओ 4 डायग्राम बनाओ, 4 डायग्राम बनाइए। अनंत वाला हो गया, 2f से परे हो गया, 2f वाला हो गया, f और 2f के मध्य हो गया। देखो पहले वाले में तो टेंशन ही नहीं थी, और बाकी के तीनों डायग्राम बिल्कुल सेम बने। आने वाले भी ऐसे ही प्रयास करेंगे बनाना। चार क्लियर हैं भैया? अगला स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवा, जब वस्तु कहाँ रखी हो भैया, F पर हो। ये उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा हुआ है। तो इसका सरल क्वेश्चन है, अनंत पर बनना चाहिए ना। और अनंत पर बनने का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरणें काटे नहीं, अपवर्तित किरणों को हमें समांतर छोड़ना है। दर्पण में हम परावर्तित किरणों को समांतर छोड़ते थे, अब अपवर्तित किरणें समांतर छोड़नी है। ये लो समांतर छोड़ दो। प्रतिबिंब अपने आप कहाँ जाकर बन जाएगा, अनंत पर, क्योंकि समांतर किरणों की डेफिनेशन है कि जो किरणें कभी ना काटें, अनंत पर काटें। अनंत आएगा नहीं और ये कभी प्रतिच्छेद करेंगी नहीं। मीन्स जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जाकर बनेगा, अनंत पर। एक लास्ट कंडीशन और, छठी, जब वस्तु कहाँ रखी हो बेटा, F और O के मध्य। सुनना, विचार करना। मुख्य अक्ष, सॉरी लेंस, मुख्य अक्ष। अच्छा, अब की बार आपको याद है कि प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, सामने, लेंस के सामने। तो लेंस के सामने कब बनेगा बेटा, अगर इधर गैप कम होगा तो कहीं ना कहीं काट जाएंगी, प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। समांतर छोड़ी तो अनंत पर बन जाएगा। अब आप गैप बढ़ाते हुए प्रतीत करना बेटा, गैप बढ़ता हुआ जाए, ताकि इनको अपन पीछे बढ़ा दें। तो प्रकाश करने यहाँ कटती हुई प्रतीत हो। तो देखो प्रतिबिंब सामने बन गया, सामने बना है, सीधा है, और जो सीधा होता है वो आभासी होता है। अगर आपने दर्पण पढ़ रखा है ना बेटा, तो लेंस में कोई टेंशन नहीं है। आप जल्दी से ये वाला डायग्राम भी बना लीजिए, बनाओ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है भाई? तो ये कहानी थी उत्तल लेंस की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, तो अवतल लेंस किसकी कॉपी करेगा? उत्तल दर्पण की। और उत्तल दर्पण में तो दो ही स्थितियां थी। अवतल लेंस के लिए पहले वो टेबल बनाए, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, उसका नेचर। एक नंबर, बिंब कहाँ रखा हो बेटा? अनंत पर। और दूसरी लेंस के सामने। अरे लेंस के सामने से मेरा मतलब हुआ बेटा अनंत और ओ के मध्य। अनंत और ओ के मध्य। तो इसमें दो स्थितियां संभव है। अब अगर क्यों है मैं समझा दूंगा, है ना। अनंत पर है तो बेटा एफ पर ही बनेगा, और यहां है बेटा तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और ओ के मध्य। दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा और छोटा होगा। बल्कि पहले वाली अवस्था में तो बिल्कुल बिंदुवत होगा, बिल्कुल छोटा होगा। कैसे? मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं बेटा। पहला डायग्राम, जब वस्तु अनंत पर हो, सुनिएगा ध्यान से। दर्पण बनाना है, लेंस बनाना है। लेंस कौन सा लेंस बेटा? अवतल लेंस। मुख्य अक्ष ओ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा? इनफाइनाइट पर। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो याद है ना, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये अपसारी प्रकृति का है, आपको पता होना चाहिए बेटा। नीचे से भी आएगी, वो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब यहाँ आपका प्रतिबिंब बन रहा होगा। अरे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, और बिंदुवत तो आपको नजर आ ही रहा होगा। ये दिख ना रहा हो तो बेटा डैश डैश लाइन से बनाइए मैंने, ना। और दूसरी स्थिति देखिए ध्यान से, सेकंड केस देखना इसका। मुख्य अक्ष ओ, यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा। तो देख, जो किरण ओ से निकलती है वो तो सीधी पास हो ही जाती है। लेंस में डायग्राम बनाना दर्पण के बजाय काफ़ी आसान होता है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अच्छा, वो बेटा फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, यहाँ आपकी इमेज बन जाएगी। फोकस पर मिलती, फोकस से पहले इमेज हो गया। बना लो इसको, इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। खैर अब कोर्स में है तो मुझे तो पढ़ाना था भाई, ना। तो एक तो अपना यहाँ लेंस कंप्लीट होता है 100%। अब लेंस में कोई हेडिंग नहीं बची ना। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अतिरिक्त जितना भी संभव था लेंस आप जल्दी से बनाएं इनको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं, अब काम की बात है ना, थोड़ा स्लो हो जाएंगे अब। लेंस में स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। लेंस में अपन फास्ट थे,
उसका रीजन था कि आपने दर्पण पढ़ लिया था, और बिल्कुल दर्पण का ही दूसरा भाई है लेंस, ये समझो आप। तो कोई खास अंतर है ही नहीं बेटा। क्लियर है? तो अब अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग, उसका नाम है बेटा प्रिज्म। इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म में अपवर्तनांक निकालना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, एकाग्रता के साथ देखना भैया, है ना। देखो दर्पण बनाना आपने सीख लिया है कि वक्राकार सतह लेंगे, उसके एक साइड पॉलिश कर देंगे। लेंस बनाना आपने सीख लिया, दो वक्राकार सतह लेंगे या एक वक्राकार और एक समतल सतह को मिला देंगे, लेंस बन जाएगा। अब बात आती है प्रिज्म कैसे बनता है सर जी। देखना बेटा ध्यान से, प्रिज्म एक कांच का बना हुआ होता है, त्रिभुजाकार आकृति होती है। अगर आप बोर्ड पर डायग्राम बनाओगे तो प्रिज्म बेटा देखो ऐसा लगेगा, इस तरीके से। अब बस ये त्रिभुज नहीं होता, ऐसा समझो, या त्रिभुज के ऊपर कांच के बहुत सारे त्रिभुज रख दिए, जहां त्रिभुज बना बनाकर, त्रिभुज बना बनाकर नहीं आया। कुछ फ्रंट व्यू अगर आपको देखना है, कुछ इस टाइप का दिखेगा। इस टाइप का दिखेगा, समझ आ रहा है मेरे को? मतलब एक ट्रायंगल लें, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रायंगल जमाते जाएं, तो कांच की जो आकृति बनती है वो प्रिज्म है। डायग्राम अपने को इस तरीके से बनाना है। डेफिनेशन में कुछ खास है नहीं बेटा, कि दो समतल सतहों को देख, एक समतल सतह तो ये रही, दूसरी समतल सतह ये रही, तो दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए। लेंस बनाने के लिए दो वक्राकार बेटा, या एक वक्राकार और एक गोलीय सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस था। प्रिज्म बनाने के लिए दो समतल, मेरे हाथ की तरह, एक समतल और एक समतल, इनको मिला दो और नीचे से इनका आधार बना दो, प्रिज्म बन जाएगा। दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्रिज्म। एक नंबर बात। दूसरा इसमें नाम आता है प्रिज्म कोण। देखो बेटा, प्रिज्म में एक सतह पर प्रकाश आता है और दूसरी सतह से प्रकाश बाहर निकल जाता है। आपतित सतह, निर्गत सतह, इनके बीच जो कोण बन रहा है इसको नाम दिया गया है प्रिज्म कोण। इसका स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल ए। प्रिज्म वाले टॉपिक में कैपिटल ए का मतलब है प्रिज्म कोण। क्या नाम बताया मैंने? प्रिज्म कोण। और सुन कहानी, एक तो प्रिज्म की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? दो समतल सतहों को निश्चित कोण पर झुका दिया जाए तो प्राप्त पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कोण, दो सतह होंगी ना, एक से प्रकाश आएगा एक से प्रकाश जाएगा, उनके बीच जो कोण है वो प्रिज्म कोण है ए। समबाहु प्रिज्म होगा तो 60 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, अब सुनना इसमें काम कैसे करता है बेटा। ये डायग्राम बड़ा सुंदर है, इसका अच्छे से देखना। यहां से प्रकाश किरण आई, नाम दे दिया बेटा पी क्यू। अब बाहर तो वायु है, अंदर कांच है, तो अगर आप क्यू पॉइंट की बात कर रहे हो बेटा, तो क्यू पॉइंट पर प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। अच्छा ये देख लो, लंबवत आपतन तो नहीं है ना, ये सतह है और ये अवलंब है, किसी ना किसी कोण पर आ रही है, ये आपतन कोण बन जाएगा। बिल्कुल सही है साहब, अपवर्तन होना तय है। ध्यान से देखियो, आपने के प्रिज्म बना लिया, क्लियर है भैया। आप एक प्रकाश किरण को लेके आए पी क्यू को, पी क्यू आपतित किरण है बेटा। क्या पॉइंट क्यू पर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, निश्चित कोण पर आ रही है, अपवर्तन होगा। तो वैसे तो प्रकाश किरण सीधी निकल जानी चाहिए थी, यही तो है आपतित किरण एक तरीके से। अगर प्रिज्म ना होता, अपवर्तन वगैरह ना होता, तो ये प्रकाश किरण इस रास्ते पर होकर निकल जाती। पर बेटा विरल से कौन से माध्यम में गई है? सघन में। अभिलंब की ओर मोड़ो, ये तो है अभिलंब अंदर वाला, अभिलंब की ओर मोड़ दे साहब। ये लो,
इस जगह पर वापस से बेटा अपवर्तन होगा। देखना अविलंब समझ में आ गया ना साहब? बिल्कुल। अच्छा, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब, तो ये वाला परावर्तन अपवर्तन कोण हो गया R1। अब यहां देखना, ये आपतित किरण और ये अविलंब वापस से एक आपतन कोण बन गया। लिखने को तो इसको R2 लिख देते हैं, अंदर वाले दो कोण इसलिए। तो बेटा इस जगह पर PQR बोल दो। क्या R पर वापस से अपवर्तन हो रहा है? प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। जाना तो सीधा चाहिए था, पर विरल में जाने की वजह से बेटा अविलंब से दूर हट जाएगी। देखना बहुत ध्यान से, ये वाली जो किरण है PQ, ये तो है बेटा आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो RS है बेटा, ये है निर्गत किरण, निर्गत किरण। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं बेटा। जो आपतित किरण ऐसे आ रही थी वो इतना घूम गई। निर्गत किरण को जरा पीछे बढ़ाना, देख ध्यान से। जो आपतित किरण ये थी, मैं डार्क कर दिया हूं, जो आपतित किरण ये थी, प्रिज्म से अपवर्तन के कारण निर्गत किरण ये हो गई। ये आपतित किरण थी, ये निर्गत, इतना विचलित हो गई। तो बेटा इस कोण को नाम दिया गया विचलन कोण। क्या नाम दिया गया? विचलन कोण। दो तरह के कोण सामने आ गए। एक पहले समझ ले टॉपिक को ढंग से एक बार। प्रिज्म की डेफिनेशन समझ में आई? दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए तो प्राप्त पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। एक नाम आया प्रिज्म कोण। प्रिज्म में दो सतह हैं, आपतित और निर्गत। अगर ये आपतित है, ये निर्गत है, तो फिर ये प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण की पहचान है बेटा, जिससे प्रकाश घुस रहा है और जिससे बाहर निकल रहा है, उन दोनों के बीच का कोण। एक नाम आया विचलन कोण। नाम से ही क्लियर है, विचलन, विचलित हो गई, डिस्टर्ब हो गई। डायवर्जन एंगल, डाइवर्ट हो जाना। तो डाइवर्ट आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बन रहा है ना, वो विचलन कोण है। एक बार पुनः समझे बेटा। ये डायग्राम समझ में आ गया ना अभी जो बना रहा हूं? तो ये मानो 50% प्रिज्म आपका क्लियर है, मेरी गारंटी है। सिर्फ एक डायग्राम से 50% टॉपिक पूरा हो गया आपका। पर टॉपिक तब समझ में आएगा, मैं डायग्राम खूब बनाऊंगा, भले 10 बार बनाना पड़ जाए मेरे ऊपर ना, पर आप लोग ध्यान से देखना भैया। दोबारा देख, मेरे साथ साथ रफ लो, रफ ले लो, अपनी रफ निकाल लो सब। एक त्रिभुज जैसा बना ले। चल पहले तो बेटा सब रफ निकालिए अपनी, चलिए जल्दी से। और मेरे साथ इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें आप सभी। डायग्राम हो गया, टॉपिक में कोई दम नहीं है। आप देखना, इस डायग्राम को टिप टिप के सारा खेल कर देंगे हम। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करने के लिए एक ट्रायंगल बनाएं, और ट्रायंगल में साहब यहां लिख दें आप A। समझ गए आप लोग? प्रिज्म कोण है, मतलब इसमें से एक पर प्रकाश आएगा, एक से बाहर जाएगा। ये क्लियर कर दिया मैंने। प्रिज्म कोण का मतलब आपतित और निर्गत सतह के बीच बनने वाला कोण। आप समझ, ये बेटा आपकी आपतित किरण है। आपतित किरण, और इसका नाम है PQ। क्या नाम है बेटा? PQ। यहां बाहर वायु मान रखे हैं और अंदर बेटा कांच माने हुए हैं। वायु विरल, कांच सघन। क्या पॉइंट Q पर अपवर्तन होने वाला है? क्यों सर? क्या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है? हाँ, पर बेटा एक कंडीशन में अपवर्तन नहीं होता है ना, लंबवत आपतन वाली स्थिति में। अविलंब बना के देख, अविलंब। जब आपने अविलंब बनाया तो कुछ ऐसा बनाया होगा। अविलंब, ये आपतित किरण, तो ये जो बना बेटा वो आपतन कोण हुआ I। यहां तक कहानी समझ में आई? प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधी बनाए बेटा, इस बात को बनाए, तभी तो विचलन कोण समझ में आएगा। इतना बना, चल पहले जल्दी से, जल्दी बना। अच्छा, इसको है ना, इस PQ को ध्यान रखना, ऐसे लंबत मत ले आना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसा थोड़ा ठीक ठाक सार। इतना भी सार मत कर देना कि ऊपर से निकल जाए। ठीक ठाक मीडियम साइज बनाने का प्रयास करना, अच्छा डायग्राम बनेगा। बना बेटा यहां तक? प्रिज्म बना लिया पहले आपने, प्रिज्म कोण फिक्स कर लिया,
इंसिडेंट रे, आपतित किरण बना लिया आपने, अविलंब हो गया, आई हो गया। अब सुन ध्यान से बेटा, क्यू पर अपवर्तन होगा, वायु से कांच में मतलब विरल से सघन में अविलंब की ओर बेंड हो जाएगी भैया, अविलंब की ओर मोड़ दो। इस पर वापस से अपवर्तन होगा, फिर अविलंब चाहिए, अब प्रकाश किरण, अब देखो कांच से वायु में जा रही है, वापस से सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से, अविलंब ये है ना, अविलंब से दूर हटेगी, पी क्यू आर एस, ये निर्गत कोण हुआ, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ठीक है। और ये वाले एंगल अविलंब ये है ना, अविलंब और किरण कुछ R1 मान लेते हैं, इसको बेटा R2 मान लेते हैं। ये डायग्राम समझ में आना बेहद आवश्यक है। उम्मीद है कुछ कुछ आने लगा होगा, अभी 2 4 5 बार और बनाऊंगा, धीरे धीरे आ जाएगा। मुझे तो एक नाम पढ़ाना है फिलहाल, तो विचलन कोण। देखो एक तो इसमें आपने कोण पढ़ लिया बेटा, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण एक, आपतित सतह इस पर प्रकाश आया और निर्गत सतह के बीच जो एंगल बन रहा है ये है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। और दूसरा कोण बेटा हमें इसमें पढ़ना है विचलन कोण, डेल्टा, डायवर्जन एंगल, क्या बोलते हैं बेटा, डायवर्जन एंगल। तो देख आपतित किरण ये थी जिसको मैंने डैश डैश से आगे बढ़ाया है, निर्गत आर एस है, इसको पीछे बढ़ा दो। तो देख ये प्रिज्म पर आपतित किरण, ये प्रिज्म पर निर्गत किरण, इनके बीच जो कोण बना है ये है विचलन कोण। समझने वाली टर्म है, बहुत हेल्प देगी आपको। तो विचलन कोण की परिभाषा देखो, नाम से ही क्लियर है, विचलित हो जाना। आपतित किरण और निर्गत किरण जितनी विचलित हो गई भाई, इस रास्ते से आ रही थी और इससे निकली, इतने कोण से विचलित हुई, वो विचलन कोण है। अब विचलन कोण की कहानी सुन। एक तो विचलन कोण में आपने डेफिनेशन पढ़ ली, परिभाषा दोबारा बोलूं, समझ में आ गई। प्रिज्म पर आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। दूसरी बात सुन, एक ग्राफ आता है बेटा, इसका प्रैक्टिकल है ये अपने कोर्स में, सुनना ध्यान से, प्रैक्टिकल रिजल्ट है ये। यहां पर आपतन कोण लेंगे हम और यहां पर लेंगे बेटा विचलन कोण। एक ग्राफ बनाएंगे अपन आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में, और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखना इस टाइप का ग्राफ आएगा बेटा। ये जो विचलन कोण है ये डिपेंड करता है आपतन कोण पर। जब आपने आपतन कोण बढ़ाया तो पहले विचलन कोण कम हुआ, नीचे आया, देखो नीचे आया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। एक निश्चित अवस्था में इस जगह पर विचलन कोण न्यूनतम आता है और इसके पश्चात विचलन कोण वापस से बढ़ जाता है। मेरी बात समझिए, 2-3 बातें याद रखना विचलन कोण में आप। एक तो विचलन कोण की परिभाषा, प्रिज्म पर आपतित किरण निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण डिपेंड करता है आपतन कोण पर। आपतन कोण का मान जब बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण के मान में पहले बेटा कमी आती है। आपतन कोण के एक निश्चित मान, एक मान के लिए फिक्स एक मान होगा, वो 30, 35, 32, 34 कितना डिग्री है मुझे नहीं पता, पर वो एक निश्चित मान होगा। आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण बेटा न्यूनतम होता है, इसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन की अवस्था। और फिर देखो आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण के मान में क्या आ गई, वृद्धि आ गई। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, अपन प्रैक्टिकल कराएंगे प्रिज्म के, तब आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर है? एक बार जितने मैंने नाम लिए उन सबको नोट कर लेते हैं, तो आप हेडिंग लिखिएगा बेटा प्रिज्म, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप सभी बच्चे, प्रिज्म, और नोट करना स्टार्ट करें। प्रिज्म लिखिए बेटा, यदि
दो समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए तो प्राप्त पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। अगर दो समतल सतह ली जाएं और इन्हें एक फिक्स एंगल पर बेंड कर दिया जाए, झुका दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जो पारदर्शी माध्यम प्राप्त होगा उसे आप नाम दोगे प्रिज्म। क्लियर? अब इसमें एक एंगल का नाम आया था प्रिज्म कोण, पहले वो समझिए। एक हेडिंग डालिए आप, प्रिज्म कोण कैपिटल ए। तो प्रिज्म में दो सतह थी, आपतित और निर्गत ना। प्रिज्म की आपतित सतह है तथा निर्गत सतह के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रतीक तो मैंने बता दिया है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना। उसके बाद एक नाम और लिखिएगा बेटा, विचलन कोण, डायवर्जन एंगल, विचलन कोण, डेल्टा इसका सिंबल है। डेफिनेशन इसकी भी लिख, प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। प्रिज्म पर आपतित और निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। अच्छा, दिख जाएगा बेटा, नीचे है स्पेस। विचलन कोण की थोड़ी कहानी और सुना दें। अरे काफ़ी स्पेस है बेटा। विचलन कोण की थोड़ी कहानी और सुना दें कि विचलन कोण डिपेंड करता है आपतन कोण पर, है ना। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। अच्छा, साइड में ग्राफ बना लो, उसको ग्राफ को देख देख कर लैंग्वेज सेट कर लेंगे बेटा। एक्स अक्ष पर तो लिया है मैंने आपतन कोण आई, और बाई अक्ष पर लिया है मैंने विचलन कोण, और जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ डेल्टा एम, क्लियर है ना। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर
विचलन कोण में कमी आती है। विचलन कोण डिपेंड करता है बेटा आपतन कोण पर। जब आप आपतन कोण का मान आगे बढ़ा रहे हो तो विचलन कोण में क्या आती है? कमी आती है। आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण न्यूनतम होता है, जिसे न्यूनतम विचलन की अवस्था कहते हैं। न्यूनतम विचलन की अवस्था कहते हैं। इसके बाद आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण बढ़ता है। नोट कर लीजिए, पूरी कहानी आप जल्दी से नोट करें और ग्राफ भी बनाए भाई, फिर प्रिज्म में आगे बढ़ेंगे ना। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है भैया इसका ग्राफ, तो अपने ग्राफ से इसलिए लिखा। प्रिज्म की डेफिनेशन थी समतल सतहों को एक निश्चित कोण पर झुका दिया जाए तो प्राप्त पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। और दो तरह के कोण फेमस है इसमें, प्रिज्म कोण और विचलन कोण। प्रिज्म कोण तो बेटा आपतित सतह निर्गत सतह के बीच बनने वाला कोण है, और विचलन कोण है आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण। विचलन कोण डिपेंड करता है आपतन कोण पर। आपतन कोण का मान आप बढ़ाओगे तो विचलन कोण घटेगा। आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण न्यूनतम होता है बेटा, उसे कहते हैं न्यूनतम विचलन की अवस्था। और इसके बाद आपतन कोण बढ़ाओगे तो विचलन कोण बढ़ जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नाम और आया है न्यूनतम विचलन की अवस्था, है ना। जरा इस पर भी 2 पॉइंट देख लेते हैं, देखिए फिर बढ़ेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया। प्रिज्म में न्यूनतम विचलन की अवस्था का मतलब क्या है वो सुनना ध्यान से आप तो। न्यूनतम विचलन की अवस्था, देखो एक बड़ा आसान सा तरीका है। वापस से वही डायग्राम देखो, फिर आ गया, तीसरी बार आया भैया। प्रिज्म कोण आपतित किरण, आगे तक बढ़ा दिया करो ना। पी क्यू अपवर्तन होगा, वायु कांच वापस से वायु,
अपवर्तनांक n1 n2 n1, अभिलंब की ओर मुड़ गई, फिर अपवर्तन, फिर अभिलंब, अभिलंब से दूर हट गई PQRS, और आपने पीछे बढ़ाया तो ये वाला एंगल हो गया डेल्टा M। डेल्टा मतलब विचलन और डेल्टा M मतलब बेटा न्यूनतम विचलन। अच्छा, एंगल की बात करता हूं तो ये वाला एंगल होता है I, ये वाला एंगल मानता हूं मैं R1, स्टैंडर्ड सिंबल मान लो इसको R2, और ये वाला एंगल मानता हूं मैं E। तो बेटा न्यूनतम विचलन के लिए दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। एक तो एंगल I और एंगल E बराबर आते हैं। मिनिमम डायवर्जन न्यूनतम विचलन की अवस्था में आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर आते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। खैर, न्यूनतम विचलन के लिए पहली कंडीशन है कोण I का मान कोण E के बराबर आएगा। ध्यान सुनना, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर आएगा। और दूसरी बात, अच्छा कैसे बराबर आएगा मैं आपको सुना देता हूँ कि मान लो कि कोई प्रकाश किरण PQRS पथ से गमन करती है, जो चित्र में दिख रहा है आपको, P से गई Q, Q से गई R, R से गई S, और मान लो ये न्यूनतम विचलन की अवस्था है, तो आपतन कोण कितना है I। अब अगर प्रकाश का पथ उल्टा कर दिया जाए ना, तो आपको पता है प्रकाश अपने पथ को दोहराता है। मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में कहा था S से छोड़ो तो SRQP गमन करेगी। डायग्राम तो यही बनेगा बेटा, वो भी न्यूनतम विचलन रहेगा, पर उस अवस्था में आपतन कोण कितना है E। मैं लिख दूं तो एक लाइन आप चाहो तो बेटा IE के बराबर है। कैसे, वो आप सुनना कि माना प्रकाश किरण पथ PQRS से गमन करती है, मतलब जाती है, तथा माना कि यह न्यूनतम विचलन की अवस्था है। मैं ऐसा मान रहा हूं, डेल्टा M लिखा है मैंने बेटा। इस स्थिति में, इस स्थिति में आपतन कोण कितना है साहब, I है। ये दो लाइन समझ में आई कि नहीं है बता, कि कोई प्रकाश किरण PQRS पथ से चल रही है और माना बेटा ये न्यूनतम विचलन है, आपने डेल्टा M लिख रखा है ना विचलन के नीचे, और इस अवस्था में आपतन कोण कितना है I। अब सुन मैंने क्या किया, अब यदि प्रकाश किरण का पथ व्युत्क्रम कर दिया जाए तो यह SRQP से लौटती है, तथा यह भी, भाई डायग्राम तो यही बनेगा ना, यह भी न्यूनतम विचलन की अवस्था होगी। जिसका आपतन कोण E है। भाई अगर उल्टा लेके आएंगे तो आपतन कोण E हो जाएगा ना। क्यों होगी बेटा, क्योंकि देखो ये तो हो जाएगा आपतित किरण, ये निर्गत किरण, तो ये वाला कोण विचलन कोण होगा, ये डेल्टा M है तो ये भी तो डेल्टा M होगा, दोनों न्यूनतम स्तर होंगे। आप जानते हो बेटा, हम जानते हैं कि न्यूनतम विचलन
आपतन कोण के केवल एक मान पर संभव है। एक मान पर ही संभव है। अब मेरी बात समझना, जब आपतन कोण आई है तो भी न्यूनतम विचलन है, और जब आपतन कोण ई है तो भी न्यूनतम विचलन है। जाहिर सी बात है, कोण आई का मान कोण ई के बराबर आएगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना बेटा, बड़े ही मत प्रूफ याद रखना, मैं लिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं, इसलिए आप सिंपल याद रखना, न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण निर्गत कोण बराबर आते हैं। और दूसरी कंडीशन बेटा, दो कंडीशन है, अब जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना। दूसरी कंडीशन सुनना बेटा ध्यान से, ये जो अंदर वाले कोण है ना R1 और R2, ये भी बराबर आते हैं बेटा, कोण R1 बराबर कोण R2। दो कंडीशन है मिनिमम डायवर्जन की, दो कंडीशन है, ये कंडीशन याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ आपको याद हो ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। एक तो ये जो आपतन कोण है I, ये इस निर्गत कोण E के बराबर होना चाहिए, I बराबर E। और दूसरा बेटा, ये जो अंदर R1 बन रहा है ये इस R2 के बराबर होना चाहिए। अब कोई टेंशन नहीं, प्रूफ कर लो इसको, तो बड़ी आसान है। आप Q पर स्नेल लगाइए, Q पर स्नेल लगाना बेटा, क्या कहता है स्नेल, साइन I बटे साइन R1 इज इक्वल टू, पहले ये लिया है अपवर्तनांक N2 बटा N1 समीकरण नंबर 1। R पर स्नेल लगाना, R पर स्नेल लगा बेटा, साइन R2 अपॉन साइन E, पहले एंगल ये लिया है, N1 अपॉन N2 समीकरण नंबर 2। एक का 2 से गुणा कर दो, LHS का LHS में, RHS का RHS में, आप पाओगे क्या, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E बराबर N2 बटा N1, N1 बटा N2, N2 से N2, N1 से N1, I और E बराबर है, कट जाएगा बेटा, तो रिजल्ट निकल के आएगा साइन R1 बराबर साइन R2, मीन्स एंगल R1 बराबर एंगल R2। देखो भैया सीधी सी बात है, एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूँ, चलो जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो दो कंडीशन है ना। देखो प्रिज्म में याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, अब सुनना आप ध्यान से एक बार। अपन काफी देर से प्रिज्म पढ़ रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, अभी तक जो मैं बताने वाला था इंपॉर्टेंट टॉपिक वो अब स्टार्ट होगा भाई ना। इतनी जानकारी के बाद अपन उसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको प्रिज्म में किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए वो मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक मिनट देखिए बेटा, एक तो प्रिज्म में डायग्राम सबको पता होना चाहिए। देखो बिना डायग्राम के आप जीरो हो प्रिज्म में, ध्यान रखना। यह एंगल ए प्रिज्म कोण, प्रकाश किरण आई, यहाँ वायु मान लो, कांच मान लो, वापस से बाहर वायु, अपवर्तनांक N1,
N2 और वापस बाई यू मतलब N1। यहाँ अपवर्तन होगा, अवलंब चाहिए, अवलंब की ओर मुड़ जाएगी, सीधी नहीं गई। इसको नाम दिया P, इसे नाम दिया Q। फिर वापस से आपको अवलंब चाहिए R S। ये वाला एंगल था आपका I, ये वाला एंगल था आपका R1, ये वाला एंगल था आपका R2, ये वाला एंगल था आपका E। और इसको जरा पीछे बढ़ा दें अपन, तो ये वाला एंगल हो जाता है डेल्टा। और न्यूनतम विचलन की बात करूंगा तो डेल्टा M। ये डायग्राम समझ में आना चाहिए बेटा आपको। प्रिज्म कोण ये होता है आपतित निर्गत सतह के मध्य बनने वाला कोण। विचलन कोण ये होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण। विचलन कोण डिपेंड करता है आपतन कोण पर। यहाँ आपतन कोण I लिया, यहाँ विचलन कोण आपने डेल्टा लिया, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है बेटा। आपतन कोण का मान बढ़ाया तो विचलन कोण में कमी आई, एक निश्चित मान पर विचलन कोण न्यूनतम हुआ, न्यूनतम विचलन की अवस्था नाम दिया इसको हमने। बार बार कहानी जो पढ़ूंगा वो न्यूनतम विचलन के लिए पढ़ूंगा मैं। तो न्यूनतम विचलन की दो बातें हैं बेटा, I और E बराबर होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल E और R1 और R2। बस इतनी कहानी आप याद रखिएगा, मैं आपको पूरा प्रिज्म पढ़ा दूंगा। क्लियर? अब समय थोड़ा सा वैसे तो कम बच रहा है, खैर प्रिज्म का ये टॉपिक पूरा होगा नहीं, पर जितना भी होता है कम से कम मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से है, वेरी वेरी मोस्ट। अब कान खोल लेना भाई साहब और बोर्ड पर देखना भैया। हेडिंग का नाम है बेटा न्यूनतम विचलन की अवस्था में। याद रखना, जो भी पढ़ रहे हो न्यूनतम विचलन की अवस्था में पढ़ रहे हो, मतलब एंगल I एंगल E के बराबर है, एंगल R1 एंगल R2 के बराबर है। न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन मिनिमम डायवर्जेंस कंडीशन। चलिए, बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं आपको। डायग्राम कम से कम 5 ही 6 बार तो बेटा मैं ही बना रहा हूँ। इतनी बार बनाने के पीछे एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता है, आपको याद हो जाए, दिमाग में आपको कैप्चर होने लगा होगा बेटा। ये आपका प्रिज्म कोण A, यहाँ से प्रकाश किरण I, क्या नाम दोगे बेटा PQ। प्रिज्म ना होता तो सीधी निकल जाती, Q पर अपवर्तन होगा, तो आपको अवलंब चाहिए। ज़्यादा हो गया बे। ये वाला एंगल I, प्रकाश किरण मूव कर रही है वायु अपवर्तनांक N1 से कांच अपवर्तनांक N2 बाहर बेटा वापस वायु है, अवलंब की ओर मुड़ जाएगा, वापस से अवलंब चाहिए, R अवलंब से दूर हट जाएगा। S एंगल I, ये एंगल E, ये एंगल R1, ये एंगल R2, और इसको अगर पीछे बढ़ा दूँ तो ये वाला एंगल न्यूनतम विचलन नाम लिया है, इसलिए डेल्टा M। दो बिंदु दिख रहे हैं, ये बिंदु तो मान लीजिए आप कैपिटल M और ये बिंदु मान लीजिए आप कैपिटल N। क्या एकदम सुंदर डायग्राम आपको समझ में आ गया बेटा? डायग्राम समझ में आ गया तो ये हेडिंग 50% हो गई जो आप पढ़ने वाले हो, मेरी गारंटी है। बड़ा आसान तरीका है इसका मेरे पास बेटा। ऐसा कर, अपवर्तनांक निकालना है ना, स्नेल लगाना, जरा स्नेल को याद कर। Q पर स्नेल लगा भैया, स्नेल लगा। साइन I बटा साइन R। अब अपवर्तनांक पहले कौन सा आएगा, ये I लिया है तो अपोजिट माध्यम N2 बटा N1। और याद कर बेटा, वायु का अपवर्तनांक तो एक होता है, N2 बटे N1 को क्या मैं N लिख सकता हूँ क्या? N इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R।
एंगल अल्प नहीं है, कम होते तो साइन को खा जाते अपन। इक्वेशन नंबर 1 आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। अरे क्यू पर स्नेल लगाया, कुछ खास नहीं किया मैंने, साइन आई बटे साइन R1 जो भी था R1। अच्छा एक बात तो बता दूं मैं यहाँ पर, अब आपको बेटा ये तो पता ही है कि एंगल आई की वैल्यू एंगल ई के बराबर है, और एंगल R1 एंगल R2 मैं इसको R मान लिया करूँगा बार बार। तो जहाँ भी R1 R2 आएगा मैं R1 R2 नहीं जमाऊँगा बेटा, R जमा दिया करूँगा, इसलिए मैंने R1 को R जमा दिया। अब बड़ा आसान तरीका है, एक बड़ा सा चतुर्भुज नजर आ रहा है बेटा, देखिएगा ध्यान से, चतुर्भुज दिख जाए तो चतुर्भुज AQNR, क्या आपको एक चतुर्भुज नजर आया बेटा? AQNR दिख गया सबको? आप सब जानते हो बेटा चतुर्भुज में, चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण है इनका योग होता है 360 डिग्री। तो ये वाला कोण, अच्छा कोण लिखने का एक तरीका भी है ना बेटा, ये वाला कोण लेना है तो इसको मैं RAQ लिख सकता हूँ, RAQ, ये हो गया। इसकी बात करूँ बेटा AQN, ध्यान से देख ले, AQN, अगला कोण खुद बोल दे बेटा QNR, अगला कोण बेटा NRA बराबर 360 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? आपने एक चतुर्भुज लिया भैया, क्या लिया आपने भैया? एक चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? AQNR, AQNR, और चतुर्भुज में आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर? अब जरा मान जमा देखे, जो एंगल RAQ है ये तो फिक्स स्टैंडर्ड कैपिटल A है ना, प्रिज्म कोण यही तो होता है बेटा। विशेष इंपॉर्टेंट AQN, देखियो बेटा ध्यान से, AQ सतह है प्रिज्म की और QN बेटा अभिलंब है। अरे दिमाग लगा, AQ सतह है, QN अभिलंब है, सतह अभिलंब लंबवत होंगे बेटा। ये कोण 90 डिग्री का आएगा AQN, और 90 डिग्री का क्यों आएगा? इसका रीजन है ये बेटा सतह का अभिलंब के साथ कोण है। अगला कोण नहीं पता, कोण QNR नहीं पता, और वापस से आपको ये 90 डिग्री दिखना चाहिए NRA। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक कैसे सब्जी? NR अभिलंब है, RA सतह है, सतह और अभिलंब लंबवत होते हैं। 90 और 90 180 उधर गए तो एक समीकरण बन गया A प्लस कोण QNR 360 माइनस 180, 180 समीकरण नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया? चेक करो आराम से। आपने बेटा Q पर स्नेल लगाया, साइन आई बटे साइन R बराबर N2 बटा N1। चूंकि एक माध्यम वायु था तो आपने N2 बटे N1 को N से रिप्लेस कर दिया। फिर आपने एक चतुर्भुज ढूंढा बड़ा सा AQNR, कौन सा बेटा? AQNR, और चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग था 360 डिग्री। वो चारों कोण टाइम पास है, ये तो है। अब ये लाइन काम की है, प्रिज्म कोण 90 नहीं पता, 90 360 समीकरण नंबर सेकंड। प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है QNR, तो आप एक त्रिभुज देखिए बेटा, त्रिभुज QNR में नीचे एक छोटा सा त्रिभुज लटक रहा है, चेक कर, QNR दिख गया। त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग होता है 180 लगा। ये कोण लेना है आपको, तो एंगल RQN, एंगल QNR, एंगल NRQ बराबर 180 डिग्री। RQN कितना है बेटा? RQN R1 है, R1 को मैं R लिख सकता हूं ना, क्योंकि R1 R2 दोनों ही R के बराबर मान ले मैंने। QNR तो पता ही लगाना है, ये R2 है बेटा, इसको मैं R लिख रहा हूं। तो यहां से आपने QNR लगाया 180 माइनस 2R, अरे RR 2R उधर गया तो माइनस 2R, और समीकरण नंबर 2 में रखना, 2 में रख के देखना इसको, A प्लस QNR 180 माइनस 2R बराबर 180। 180 से 180 कट गया, यहाँ से बेटा 2R का मान आया A, और आपने स्मॉल r का मान कैलकुलेट कर लिया A/2।
यहाँ तक के हालचाल समझ में आए कि नहीं आए? चेक कर लो आराम से बेटा, आराम से चेक करना। आपने चतुर्भुज ए क्यू एन आर लिया, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 लगाया, सारे मान रिप्लेस करे। अरे समझ में आ रहा है ना? बड़ा सरल तरीका बता दूंगा, धीरे 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 देखता जा बेटा। देख ए 90, ये ना पता, ये 90 बराबर 360, ये समीकरण आ गया। नीचे त्रिभुज लगाया, ये वाला ये वाला ये वाला बराबर 180, R1 R2 थे जिनको मैंने R जमा दिया, कुल मिला QNR आया, QNR को आपने ऊपर जमाया, R का मान निकाल लिया आपने A/2। अभी तो पिक्चर बाकी है। सर जी R ही R आया है, I कहाँ से निकालोगे? I कहाँ से निकालेंगे वो देख बेटा। एक त्रिभुज आपको ऊपर नजर और आ रहा है बेटा, MQR, देखना ध्यान से, त्रिभुज MQR में कौन से त्रिभुज में बेटा? MQR में। दिमाग लगाइयो ध्यान से, अच्छे से देखना बेटा। वो अपना देखिए पूरा एंगल I था, तो ये पूरा एंगल I होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण, नीचे वाला R1 है तो ऊपर वाला जो एंगल है वो होगा बेटा I माइनस R1। पूरा एंगल E है, ये पूरा एंगल E है, नीचे वाला R2 है तो ऊपर वाला E माइनस R2। ये वाला एंगल I माइनस R1, ये वाला एंगल E माइनस R2। ध्यान से देख, इसमें दो तो अंदर बन रहे हैं और तीसरा बाहर बन रहा है। और मैंने बता रखा है बेटा, बहिष्कोण का मान यानी कि डेल्टा M का मान आंतरिक कोण E माइनस R1 प्लस I माइनस R2 इनके योग के बराबर आता है। त्रिभुज में दो कोण तो हो अंदर, तीसरा कोण हो बाहर, तो अंदर वाले कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर आएगा। अब सुन, दो ऑप्शन है तेरे पास, या तो E को I रख या I को E रख। अरे बेटा I का मान तो निकालना है, तो I को तो गायब कर ही नहीं सकता ना। देख ध्यान से, डेल्टा M, E को I जमा दे, I A हो गया और I A हो गया, 2I समझ में आया। माइनस बेटा इनको R जमाएगा तो 2R समझ में आ गया होगा। और 2R का मान आपने पहले A कैलकुलेट किया है, डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। I निकालना है तो A को इधर ले आ, 2I बराबर A प्लस डेल्टा M, I बराबर A प्लस डेल्टा M बटा 2। I आ गया, R आ गया, उठा के यहाँ रख दो, तो अपवर्तनांक का सूत्र आ गया साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 वाई साइन A बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। प्रिज्म का अपवर्तनांक है न्यूनतम विचलन की अवस्था। कुछ हाथ पल्ले पड़ा कि ऊपर से गया भैया? अरे कुछ हाथ पल्ले पड़ा कि ऊपर से गया? ऐसा करो, सुनो, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। कल की क्लास में मैं वापस इसको एक्सप्लेन करा दूंगा, है ना, क्योंकि ये समय बच जाएगा। तो आप रफ्तार में हेडन डाल लें या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, समझते रहो, देख लो, आपकी इच्छा है। न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। पहले डायग्राम बनेगा बेटा, एक सुंदर सा डायग्राम का ही खेल है पूरा मेरी नज़र में। तो प्रिज्म कोण, आपतित किरण PQ, अपवर्तन अविलंब, अविलंब की ओर मुड़ गया, अपवर्तन अविलंब से दूर हट गया। ये वाला कोण I, ये वाला कोण R1, ये वाला कोण R2, ये वाला कोण E। इसको पीछे बढ़ाया बेटा, M नाम दिया, N नाम दिया, और ये वाला डेल्टा M न्यूनतम विचलन बोल रहा हूँ मैं बार बार। ये वाला जो एंगल बचेगा बेटा I माइनस R1, और ये वाला बचेगा E माइनस R2, PQ RS। बाहर वायु है, अपवर्तनांक N1, अंदर कांच है,
अपवर्तनांक n2 बाहर बायु है अपवर्तनांक n1। ठीक है, देखिए माना कैपिटल ए प्रिज्म कोण वाला प्रिज्म चित्रानुसार व्यवस्थित है व्यवस्थित है। बस बहुत है, इतना है ना। आप सीधा काम की बात पे आओ, क्यू पर स्नेल से, क्यू पर स्नेल से लैंग्वेज तो बहुत बन सकती है, पर्याप्त है। स्नेल लगा दे, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। चूँकि n1 वायु है, वायु का वर्तनांक 1 आता है, तो n2 बटे n1 को मैं n लिख सकता हूँ, साइन आई बटे साइन आर। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, डायग्राम के नीचे दो बात और लिख देना बेटा, एंगल आई बराबर एंगल ई है, न्यूनतम विचलन है तो, और एंगल R1 बराबर एंगल R2। एंगल R मान लिया मैंने, मतलब R1 R2 जहाँ भी आएंगे मैं R जमा दिया करूँगा। क्लियर भैया? अब आप देखना, चतुर्भुज से स्टार्ट कर रहा हूँ कहानी। चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज साहब? AQNR में। और आपको पता है कि चतुर्भुज में आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, तो एंगल RAQ कोण AQN कोण QNR कोण NRA बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। RAQ प्रिज्म कोण है, AQN 90 डिग्री सतह अवलंब के बीच कोण, QNR पता नहीं है तभी तो नीचे वाले त्रिभुज में जाएंगे, NRA 90 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से A प्लस कोण QNR बराबर 180 समीकरण नंबर 2। नोट करते रहो या स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में ना। अच्छा, अब चतुर्भुज की बात करो, नीचे वाले की। त्रिभुज QNR में, और बेटा त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग होता है 180, तो कोण RQN प्लस कोण QNR प्लस कोण NRQ बराबर 180। वैल्यू जमा इसमें, RQN कितना है, R1 मतलब R प्लस कोण QNR, पता है ना मैं R क्यों जमा रहा हूँ, इसको इक्वल मान लिया है मैंने। यहाँ से कोण QNR आ गया साहब 180 माइनस 2R। ये वाला मान आप समीकरण नंबर 2 में जमाएं। समीकरण 2 में जमाना भैया ये वाला मान, ये तो अपनी जगह पर है। QNR 180 माइनस 2R बराबर 180, कट जाएगा। 2R का मान A आ गया, यहाँ से आपने R का मान निकाल लिया A/2। इक्वेशन नंबर 3। अपने को तो अपवर्तनांक निकालना था जो समीकरण नंबर 1 में आ चुका है, साइन आई बटे साइन आर। अब कैसे भी करके आई और आर के मान निकाल कर इस समीकरण में रख देने अपने को। आगे की कहानी सुन, आप क्रम से लिखना भैया, थ्योरी बगल में चित्र, फिर ये वाला ब्लॉक, फिर ये वाला ब्लॉक, जगह नहीं है मैं तो इसे एडजस्ट कर रहा हूँ चीज़ों। अब आपको एक ऊपर का ट्रायंगल और दिख रहा है बेटा। पहले चतुर्भुज में गए AQNR में, फिर नीचे के ट्रायंगल QNR में गए, अब ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है त्रिभुज, क्या नाम है इसका, MQR। और जब त्रिभुज MQR को देखोगे बड़े ध्यान से तो कुछ नजर आएगा कि बेटा एक दो कोण तो अंदर है, I माइनस R1 और E माइनस R2, और एक बाहर बना हुआ है। तो आप जानते हो बहिष्कोण का मान
आंतरिक कोण के योग के बराबर आता है। मीन्स डेल्टा एम इज इक्वल टू, अब सुन ध्यान से, आई को ई को आई जमा आई निकालना है, तो आई और आई हो गया 2i, और आर हो गया 2r, और 2r का मान आप a रिप्लेस कर सकते हो, तो यहां से i का मान आ गया a प्लस डेल्टा m बटे 2, समीकरण नंबर 4। 3 में r है, 4 में i है, उठाकर 1 में रख दो, समीकरण 3 व 4 से 1 में मान रखने पर रखना, तो n बराबर साइन आई है बेटा a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन आर है a। तो इस तरह प्रिज्म का अपवर्तनांक आ गया भैया, प्रिज्म का अपवर्तनांक आ गया साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। बस ऐसा आपको है ना बोर्ड में आ जाए तो इस तरीके से करना है। एक स्टेप आप इसमें ऐड और कर सकते हो बेटा, यदि कोण अल्प हो, यह अपवर्तनांक ये खत्म हो गया, यदि कोण अल्प हो बेटा, अगर कोण अल्प होंगे तो हम साइन थीटा को केवल थीटा लिखेंगे, साइन को हटा दो, a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे a बटे 2, 2 से 2 कट गया, a का अलग अलग भाग दूंगा तो 1 प्लस डेल्टा m बाई a, 1 को इधर पक्षांतर करा के लाऊंगा ना, तो सुन डेल्टा m अपॉन a बराबर आ जाएगा n माइनस 1, तो यहाँ से डेल्टा m का सूत्र आ जाएगा a इंटू n माइनस 1। कठिन कुछ नहीं है, कोण अल्प थे तो मैंने साइन थीटा को थीटा लिखा, साइन गायब कर दिया, साइन गायब कर दिया, तो ऊपर तो रह गया a प्लस डेल्टा m बाई 2, नीचे रह गया a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a से डिवाइड किया, a को 1 बार, डेल्टा m को किया तो डेल्टा m बटे a, 1 का पक्षांतर करवा लिया, तो एक साइड तो रह गया डेल्टा m बटा a और एक साइड हो गया n माइनस 1, a का मैंने वजुना कर लिया, तो डेल्टा m का सूत्र बन के आया मिनिमम डायवर्जन का a इंटू n माइनस 1। क्लियर है बेटा, ये था आपका प्रिज्म, ये था आपका प्रिज्म। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, कल का लेक्चर जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा तो प्रिज्म समझाऊंगा, पहले चिंता मत करना है ना भैया, वापस से एक बार और समझाएंगे, और कल इसमें छोटी मोटी बातें और करेंगे अपन, 2 4 5 टॉपिक और है इसमें, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो प्रिज्म का मेन टॉपिक होता है ना वो आपके सामने पेश है भैया, ये है मेन टॉपिक एग्जाम में आने लायक। न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, बड़ा आसान सा था, स्नेल लगा दिया, चतुर्भुज में नियम लगा, चतुर्भुज में कोणों का योग किया, नीचे वाले त्रिभुज में ऊपर वाले त्रिभुज में 2-3 बार चित्र को बड़ी गहराई से बनाकर देखना। कल की क्लास लेने से पहले बेटा एक बार ढंग से इस चित्र को बना लेना, ठीक है बच्चों। तो समय हो गया है, पढ़ाई को अपने को नियमित बनाए रखें भैया ना, और पढ़ाई को बनाए रखें, और तो अब क्या बताएं। बाकी फिर कल मिलते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। नोट कर लीजिए बच्चों इसको आराम से।